आपके सामने रखनी है। आपका एक ट्वीट है, ये 2022 का है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अगर मुझे या मेरे खानदान में से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार सेक्टर कमांडर लाहौर आईएसआई ब्रिगेडियर राशिद इसके जिम्मेदार होंगे। बाकी लोगों के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है जो आपको दिखाऊंगा। अब ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब और जो मेजर आदिल राजा हैं, इनका मामला अदालत के अंदर मौजूद है। आप पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जनाब आप बतौर गवाह वहां पर पेश नहीं हुए। ऐसा मुझे क्यों? किसी ने बुलाया नहीं। मुझे किसी ने बुलाया नहीं गवाह के तौर पे। अगर मुझे कोई नोटिस आता या मुझे कोई बुलवा लेता या कोई एक पार्टी भी कह देती दोनों में से कि इमरान रियाज इस मामले में आकर गवाही दे और मुझसे रिक्वेस्ट करते बाकायदा, तो मैं आ जाता। देखिए, दोनों पार्टियों ने मेरे से बड़ी ज्यादती की हुई है और दोनों को बता देता हूँ। एक तो ब्रिगेडियर राशिद एक फ्रॉडिया आदमी है और एक बदतरीन ऑफिसर है जो आईएसआई के अंदर रहा। इसने सियासत के अंदर बदतरीन जो है वो किरदार अदा किया है। सियासत के अंदर ये रोल प्ले कर रहा था। मैं इन चीजों का जाती तौर पे एविडेंस हूं। इस आदमी ने और इसके जो माथे थे उन्होंने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की है। मुझे बाद में अगवा भी रखा गया लंबे अरसे तक के लिए, बड़ा जबर किया गया। इसके अपने दफ्तर के अंदर नीचे बेसमेंट में मेरे ऊपर बहुत शदीद टॉर्चर हुआ। मैं राशिद नसीर को मैं चैलेंज करता हूँ, ये आपस में ही एक दूसरे पे केस करने की बजाय मेरे पे करे ना केस। यहाँ पे मैं बर्तानिया में हूँ, पाकिस्तान के कानून में तो इसको लगता है कि शायद इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, आजकल वेला भी है। तो ब्रिगेडियर राशिद को मैं चैलेंज करता हूँ, ये मेरे पे करे ना केस, मैं इसकी यहाँ उल्टबाजियां ना लगाऊं तो फिर कहना मैं इसकी पंबीरी बना दूंगा इधर। ये मेरे ऊपर एक दफा केस करके बताए, मैं बताऊंगा फैक्ट्स इसके बारे में। दुनिया तो जानती नहीं है ये क्या चीज है, इसने क्या हरकतें की हैं और जो मेरे साथ किया गया है। मेरे ऊपर सिर्फ एक दफा ये बंदा केस करे, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। और जहां तक दूसरी पार्टी की बात है जो इसके साथ केस लड़ रहे थे, उन्होंने यार मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। और वो अब किस जबान से मुझे कह के आए और आके आप मेरे लिए जो है वो आप गवाही दे या मेरे लिए आके आप केस लड़े। लेकिन आप जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, अब हाँ जी। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ऐसे तो नहीं होता कि मैं मुंह उठाऊं और जाके अदालत में खड़ा हो जाऊं और खड़े होकर गवाही देना शुरू कर दूं। ये बात मैं वीलॉग में नहीं कहता। मैं रोजाना कहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो थे मेरे अगवा के पीछे और आईएसआई ने ये सारा ऑपरेशन किया था और मुझे जहां जहां रखा था मुझे सारा कुछ पता है। ये बातें तो मैंने पाकिस्तान में की जब मैं काजी फायद ईसा को रोजाना कहता था मुझे बुलाओ और बुलाकर पूछो। जब मैं पाकिस्तान जैसे घुटनददा माहौल में काजी फायद ईसा को कह सकता हूं कि बुलाओ और बुलाकर मुझे पूछो, तो यहाँ बरतानिया की अदालत में मेरे मुंह में छाले पड़े। मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। लेकिन देखे ना मेरे ऊपर इल्जाम क्या लगे। पहला इल्जाम, इमरान रियाज एजेंसियों से डील करके बाहर आ हम्म। गए। एक और इल्जाम, इमरान रियाज को लॉन्च किया जा रहा है इमरान खान की जगह पे। कितना हम्म। घटिया और भोंडा इल्जाम है। तो भाई मैं एक सहाफी हूं, अपना काम कर रहा हूं, मुझे एक सियासत के अंदर घुसेड़ दिया। फिर एक और इल्जाम कि मेरा एक बंदे के साथ कोई पार्टनरशिप है, हालांकि मैंने जिंदगी में कारोबार नहीं किया, ना मैं कारोबार वाला बंदा हूं। फिर एक और इल्जाम कि मैं लोगों को टिकट टुकट दिलवा रहा हूं। फिर मेरे पास जो मेरा लॉयर है, मेरा वकील है भाइयों की तरह, उसके ऊपर इल्जाम। फिर मेरे और मेरी फैमिली की लोकेशन बता के हमें खतरे में डाल दी। यानी मैंने अपने एक बड़े प्यारे भाई को ये लोकेशन बताई थी और उसने जनाब इस दूसरे फरीक को बता दी और इसने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि इमरान रियाज फलां मुल्क में है और उसकी फैमिली भी फलां मुल्क में है। मेरी जान भी खतरे में डाल दी, मेरी फैमिली की जान भी खतरे में डाल दी। हमने किस अजियत में वो टाइम गुजारा। फिर जैसे ही मैं आया यहाँ पे, वहां से निकलने लगा तो साथ ही कहा गया इमरान रियाज को पाकिस्तान से एजेंसियों ने जनाब निकाल दिया। ये भी प्रोपेगेंडा किया गया। अब जिस आदमी ने मेरे ऊपर 7 8 9 मुख्तलिफ झूठी खबरें दी हो, आपको लगता है वो आदमी मुझे फोन करके कहेगा कि भाई आए और आकर मेरे बारे में आप गवाही दे दें अदालत में? भाई, बहरहाल। और इसके बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि मैं सच के साथ खड़ा होने वाला आदमी हूं। सच बोलने के लिए मुझे कोई भी अगर दावत देता ना कि आप आए और आकर अदालत में ये बात करें, शायद मैं फिर भी कर देता। बहरहाल उनकी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने लेकिन कहा इखलाकी जरूरत नहीं होती ना। देखें, जब आपने किसी के साथ ज्यादती की हुई होती है ना और आपके दिल को पता होता है कि आपने ज्यादती की हुई है, कि तो फिर आपकी इखलाकी जरूरत नहीं होती कि आप उस बंदे को कहें जनाब मैं मुश्किल में हूं, आके मेरा साथ है। नंबर एक, नंबर एक की बात है जी ना। जी। नंबर दो, एक बात और भी, ये जो राशिद नसीर है ना, ये रजिस्टर्ड फ्रॉड किया है इसने आईएसआई में बैठ। मैं गवाह हूं और मेरे से ये मिला है। मुझे पता है मैं बड़ी मुश्किल में भी इसको मिला हूं और बड़े अच्छे वक्त में भी इसको मिला हूं। मुझे पता है ये कितनी सियासत में मुदाखलत करता था। मेरा चैलेंज है यार, ये आपस में रिटायर फौजी एक दूसरे पे केस करते फिर रहे हैं। ये छोड़े ना, मेरे ऊपर केस करे, इसको आटे दाल का भाव मैं बताऊं कि कैसे होता है। मुझ पे केस करे, मैं बरतानिया में हूं, मेरा चैलेंज है मेरे पे केस करे। ये इतना रोला डालती थी ये नून लीग, पीपल पार्टी, ये रोज ये बाकी सारे जो लटरम पटरम इस वक्त पीडीएम के और एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, ये क्या कहते थे कि इमरान रियाज जो खबर देता है वो खबर झूठी है, ये कहते थे ना। ये जी यही इन्होंने मेरे बारे में बार बार कहा ना कि इमरान रियाज झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वीलॉग में यही कहते थे ना ये। जी जी। तो भाई मैं 6 महीने से यहाँ पे बरतानिया में हूँ। यहाँ के कानून के ऊपर तुम्हें ट्रस्ट है? पाकिस्तान में तुमने मेरे ऊपर कोई 30 के करीब मुकदमे किए, मैं सबके अंदर बाइज्जत बरी हुआ। जितने इन्होंने बगावत के गद्दारी के मुकदमे किए मेरी सहाफत को लेकर, उन सारे मुकदमात में मैं बाइज्जत बरी हुआ पाकिस्तान के अंदर। मैंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, चलो तुम्हें पाकिस्तान की अदालतों में भरोसा नहीं है, मेरे पे यहां केस करो ना। 6 महीने में कौन सा झूठ बोला मैं? आओ ना, आओ ना, हौसला करो ना। भाई अभी मुंह उठा के जनाब ये झूठ बोल, भाई अगर झूठ मैंने कोई बोला है तो आओ केस करो मेरे ऊपर। मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। इमरान तो साहब, ये ब्रिगेडियर साहब आपसे क्यों मिले थे? आपने कहा कि मुझसे मिले थे, क्यों मिले थे आपसे? यार, ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे
यानी हमें मिलने में प्रॉब्लम कोई नहीं होता, किसी भी सहाफी को कोई भी ऑफिसर मिल सकता है। इन्होंने रिक्वेस्ट की मिलने के लिए जी। कि जी इमरान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे नहीं हूँ। इन्होंने दोबारा कहा जी मिलना चाहते हैं। फिर मुझे फोन आया इनके लोगों के, और इन्होंने कहा जी मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक तकरीर की थी जो बड़ी सख्त थी, और उसके बाद ये मुझे मिलना चाह रहे थे। मैंने कहा जी मिल लेते हैं। फिर मैंने इनसे एक मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर इन्होंने जिस किस्म की पॉलिटिकल बातें की, हाँ। मैं हैरान हो रहा था कि यार आपका इन चीजों से क्या ताल्लुक है। और मेरे पर बड़े बड़े राज मुनकशिफ हो रहे थे कि यार ये तो हर चीज के पीछे ये अपने आप को रखते हैं, हम तो इन्हें कुछ और समझते थे, ये कुछ और निकले हैं। और बड़ी मायूसी हुई मुझे उस मुलाकात में। इनकी इमरान खान को लेकर ओपिनियन, इनकी नवाज शरीफ को लेकर ओपिनियन, इनकी बाकी सियासी जमातों को लेकर ओपिनियन, मैंने सारा सुना, इनके मुंह से सुना। इलेक्शन कैसे होंगे, क्या होगा। इस आदमी की इतनी मुदाखलत थी निजाम के अंदर कि आपको याद होगा कि 2022 में जो जिमनी इलेक्शन हुए थे पंजाब में, हम्म। उनमें न्यूट्रलिटी का तासुर देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह खबर फ्लोट की गई थी कि राशिद नसीर को हमने इस्लामाबाद भिजवा दिया ताकि यहां न्यूट्रल इलेक्शन हो जाए। याद है आपको जी कि बिल्कुल जनाब याद। सेक्टर कमांडर लाहौर को हमने इस्लामाबाद भिजवा दिया इसलिए ताकि यहां पे न्यूट्रल इलेक्शन हो जाए। तो भाई हाँ। ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी थी, और सबको पता था कि ये कितनी मुदाखलत कर रहे हैं सियासत के अंदर, ना सिर्फ सियासत में बल्कि सहाफत में। बल्कि इन्होंने आईएसआई की ताकत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया लोगों के खिलाफ। सर, ये मेजर आदिल राजा साहब का एक ट्वीट है जिसमें ये कहते हैं कि अगर ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने वाकई इमरान रियाज पर जुल्म किया था तो बरतानिया में मौजूद होने के बावजूद अदालत में पेश होकर गवाही देने के लिए क्यों नहीं आए। राशिद नसीर के वकील की जिरा, राशिद नसीर ब्रिगेडियर साहब के वकील की जानिब से वो कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। तो भाई अदालत मुझे ऑर्डर कर देना, दूसरी तरफ का वकील कह दे जी कि इमरान रियाज को हम बुला लेते हैं, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, अपनी तरफ और से आप भी सर। देखें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं ना हिसाब बराबर करता हूं। मैं हाजिर ड्यूटी लोग मुझे नहीं तोड़ सके, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से और उसकी मेहरबानी से उसने मेरी इज्जत बचाई है। जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है ना, वो मार मार के थक गए, और मेरे रब ने मुझे सब्र दिया और मुझे इज्जत से निकाल कर लाया। तो ये रिटायर मुझे तोड़ देंगे ब्लैक। तो चीजें क्लियर हो गई हैं सर। आज एक कॉलम लिखा गया है सोहेल बड़ाई साहब की जानिब से। उस कॉलम में सोहेल बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि बड़े साहब जो हैं उन्हें उन तक पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि हुकूमत ठीक से काम नहीं कर रही अच्छा है। नहीं, मैं एक चीज आपको और बता दूं, सॉरी सॉरी मेरी याद आ गई। जिस दिन ये केस चल रहा था मैंने शहजाद अकबर को फोन किया अच्छा। था। मैंने शहजाद अकबर साहब से कहा कि मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि मुझे किसी ने दावत दी है या किसी ने मेरे बारे में बात की है कि मुझे आकर यहाँ पे गवाही देनी है, या मेरे से कुछ आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इमरान साहब, मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट आई थी आदिल राजा की जानिब से, उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैंने आके इसलिए गवाही दी। मैंने कहा जी आपको रिक्वेस्ट आई है तो आपने जाके गवाही दी है या आप मुंह उठा के खुद ही चले गए। उन्होंने कहा जी मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने जाके दे दी गवाही, जो मेरे पास था मैंने जाके बता दिया। और वो बड़ा अच्छा बोले हैं वहां पे। शहजाद अकबर साहब की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना केस लड़ा। तो मुझे तो किसी ने नहीं ना किसी ने मुझे दावत दी, ना किसी ने मुझे कहा कि जनाब आप आए और आकर आप गवाही दें। और देखिए, कहने के लिए ना थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है, कहने के लिए ना आपको दिल बड़ा करना पड़ता है। जब आपने किसी के साथ ज्यादती की हो ना तो उसको फेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मेरे बारे में जितनी झूठी खबरें हैं, क्या उन सारों का डिनायल आएगा? ये कहा जाएगा कि जनाब हमने ये खबर अपने इमरान रियाज को इमरान खान की जगह पे पाकिस्तान की आईएसआई लॉन्च नहीं कर रही थी, ये मैंने झूठ बोला था? या इमरान रियाज को पाकिस्तान से आईएसआई ने जहाज में फरार नहीं करवाया, या सेफ एग्जिट इमरान खान को या इमरान रियाज को नहीं दिया गया, मैंने झूठ बोला था? या इमरान रियाज की फैमिली और इमरान रियाज की जान को ओमान में मैंने खतरे में डाला, जो एक ज्यादती थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी? या इमरान रियाज कोई कारोबार नहीं करता इस बारे में, और मैंने इमरान रियाज को कभी नहीं सुना या किसी ने ये गवाही नहीं दी कि उसने किसी को टिकट दिलाया, ये झूठ था? ये सारी बातें कोई करेगा, कोई अपना दिल बड़ा करेगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ, देखिए मैं फिर भी यही कह रहा हूं कि ये रिटायर फौजी आपस में लड़ने की बजाय ना किसी मर्द के बच्चे से टक्कर ले, आके राशिद नसीर मेरे ऊपर केस करे बरतानिया में, मैं इसको बताता हूं केस कैसे होता है। इस केस का रिजल्ट क्या निकलेगा वैसे, आपको क्या समझ आ रही है? मुझे नहीं पता, मुझे, मैं जो लोगों से मैंने बातचीत की उन्होंने कहा जी गोल मोल काम हो जाएगा, मिलता जुलता ही हो जाएगा, शायद विन विन हो जाए सबके लिए। तो ये केस किया क्यों गया है वैसे ब्रिगेडियर साहब की जानिब से? यार वो पाकिस्तान में अपनी गेम चढ़ा रहा है। वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो शदीद नफरत है इस शख्स के बारे में जिस पे उन्होंने केस किया हुआ है। एजेंसियां या पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ये लोग काफी नफरत करते हैं। तो उनकी नजरों में हीरो बनने के लिए अगर केस कर दिया तो कोई महंगा सौदा तो नहीं है। सर देखिए मैंने केस किया हुआ है, सर मैं तुम दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये नहीं पता कि इधर इधर जो है वो चंदे इकट्ठे हो रहे हैं। यानी मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, अगर आप इसको गौर करें ना तो ये विन विन है। सर, ये जो मुर्तजा अली शाह साहब है बरतानिया से, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो ब्रिगेडियर साहब उन्होंने जो जवाब जमा करवाया, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उनका या फौज का कोई रोल नहीं है, किसी तरह का कोई इनपुट नहीं है किसी बंदे को उठाने में, गायब करने में, टॉर्चर करने में। भूत झूठ बोलता है, बकवास करता है, बकवास करता है, झूठ बोलता है। उसका वकील भी और उसका जवाब भी गलत। राशिद नसीर ये कह ही नहीं सकता, इसका सियासत में घिनौना किरदार था। आज भी पाकिस्तान की एजेंसियों का और फौज का सियासत के अंदर घटिया और घिनौना किरदार है, आज भी है। जो कॉलम की आप बात कर रहे हैं सुहेल बड़ाइच के, उसके अंदर भी गवाही आज के दिन में आई हुई है कि बड़ा घटिया और घिनौना किरदार है।
4 दफा तो इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया सीधा सीधा पाकिस्तान पे। अपनी ख्वाहिशात की तकमील में इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज मादनियात बेचनी है तो पश्तूनों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। सियासत में इनका किरदार नहीं है तो और किसका? अभी आईनी तरमीम कैसे हुई है 26वीं? ये 26वीं आईनी तरमीम एजेंसियों ने बंदे उठा उठा के अगवा कर करके औरतों को टॉर्चर करके बच्चों पे तशद्दुद की वीडियो बना के इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करवाई है। और कैसे करवाई है? एक एक बंदे को ये एजेंसियां अगवा करती रही है। पार्लियामेंट के अंदर से नकाब पोश उठा के पार्लियामेंटेरियंस को लेकर चले गए। आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। डी चौक में गोलियां मारनी ने हत्ते लोगों को सीधी सीधी। ये गोलियां तो कल भी मारी है वहां पे वादिया तीरा में। फौज का सियासत में किरदार नहीं है। और भाई जिस दिन फौज का सियासत में किरदार नहीं होगा ना उस दिन पाकिस्तान कुछ और होगा। फौज के सियासत में किरदार से हम यहां तक पहुंचे। झूठ बोलता है अदालत के अंदर राशिद नसीब, झूठा है, एक नंबर का झूठा है। मैं उसको यहां बरतानिया की सरजमीन पे बैठ के कह रहा हूं कि तू झूठा है राशिद नसीब। मेरे पे कर केस, मैं तुझे बता। तुम लोग आपस में खेलते रहते हो। आपके ऊपर केस होगा तो इमरान साहब वो किस तरह से डिफरेंट होगा? मैं निबड़ दूंगा इसको। मेरे पास गवाहियां हैं, मैं खुद गवाह हूं, मेरी पूरी फैमिली गवाह है। मैं बताऊंगा इसको। आलमी मीडिया में इंटरनेशनली हर चीज छप चुकी है। सारा रिकॉर्ड ले आकर रख दूंगा अदालत के सामने। मेरे पे करे ना केस। आपने मुझे ट्वीट किया मेरे वो साथ इसकी, मेरे साथ जब ये केस करेगा ना, इसके मैं पसीने निकलवाऊंगा। इसको लग बता जाएगा केस लड़ते कैसे। आपने सर जो ट्वीट किया उसमें लिखा हुआ है कि बाकियों के बारे में मैंने वीडियोस बनाकर रखी हुई, तो ये बात दूसरा कि बाकी उस दौरान आपने वीडियोस बनाकर रखी हुई थी इनके बारे में? हाँ, मैंने एक दफा थोड़ी बनाई है, मैंने तो कई दफा बनाई है। एक दफा मैंने तब बनाई थी जब पहली दफा मुझे गिरफ्तार कर रहे थे। एक दफा मैंने वीडियो बनाई जब मैं अपना काम दोबारा शुरू करने लगा था पाकिस्तान में। एक मैंने वीडियो तब बनाई जब मुझे पता चल गया कि अब ये मुझे एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब ये है जैसे अरशद शरीफ को इन्होंने किया। तो मैंने तब एक वीडियो बनाई थी बड़ी तफसीली। उसमें मैंने बताया था कि मुझे किस किसने क्या क्या पैगाम पहुंचाया और किस किसने क्या क्या कहा। उसमें मेरे अपने भी कुछ बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मैंने उनसे इजाजत ली थी कि अगर मैं मर गया तो गवाही के तौर पर आपने शामिल रहना है। तो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर जब मैं पाकिस्तान से निकलने वाला था तो फिर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि ऐसा अगर कि बॉर्डर पे कोई इंसिडेंट हो जाता है या किसी और जगह पे कुछ होता है तो वो भी वीडियो रहनी चाहिए। और फाइनली जब मैं मुख्तलिफ मुल्कों में घूम रहा था तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके वहां पे भी रख ली थी ताकि रिकॉर्ड में रहे। ये सारी वीडियो मेरे पर पड़ी हुई है रिकॉर्ड में। और ये सारी एक दूसरे से लिंक है। एक दूसरे से सारी वीडियोस लिंक है। और अभी मैं एक और वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। और वो मैं इसलिए बनाने का सोच रहा हूँ कि कुछ चीजों में हिलजुल हो रही है और मुझे उसका आइडिया है। मुझे पैगाम भी पहुंचाए गए हैं। तो ठीक है, देखते हैं। इमरान साहब, जहां पर पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें कंक्लूड नहीं हो सकी अभी तक, या वो हुए बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, उन उन इनकंक्लूसिव चीजों के अंदर एक आपका मामला भी है। आपको भी उठाकर गायब किया गया और वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। उस मामले को जो आपसे रिलेटेड, आपसे ताल्लुक रखता है, ये कैसे कंक्लूड होगा? इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनली ये इमरान रियाज वाला मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा इस रियासत? देखें, ये माफी मांगेगी रियासत। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की हुई है। मेरे साथ नहीं की हुई, बेशुमार और लोगों के साथ की हुई है। इस रियासत को बलोचों से माफी मांगनी पड़ेगी, कबायलियों से माफी मांगनी पड़ेगी। इस रियासत को जिस जिस बंदे के साथ इन्होंने ज्यादती की है माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी सच्चे दिल से मांगनी पड़ेगी और आइंदा के लिए तौबा करनी पड़ेगी। फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना ये जितने मर्जी ड्रामेबाजी कर लें, जो मर्जी, कभी कोई ताजरों से मिलकर कोई स्टेटमेंट दे देता है, कभी कोई बाहर जाके स्टेटमेंट दे देता है, कभी यहां पे बैठ के जनाब ये अब करने लगे, अब बुक करने लगे, जनाब मीशत को अपने बचा लिया, फलां कर दिया। बेड़ा गर्क इन्होंने मीशत का कर दिया सराब। ये $16 अरब से बड़ी पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जखायर थे इमरान खान के दौर में। और उनमें ज्यादा पैसा पाकिस्तान का था। आज पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जखायर में $14 अरब से कुछ जायद है। आपको पता है उनमें से $5 अरब चाइना के हैं, सऊदीया के और चाइना के मिला के $9 अरब है। ओ, $3 अरब उसके अंदर यूएई के हैं। और कुछ प्राइवेट बैंकों से जो आपने कर्जा लिया लगभग $1.5 अरब वो है। आप अगर इस सारे को इकट्ठा करें ना तो ये तकरीबन $13.5 अरब तो यही बनता है। आपके कौमी खजाने के अंदर पड़ा हुआ पैसा आज आपका अपना नहीं है। ये किस तरह टिल्ले मुंह से उठ के कह देते हैं कि हमने मीशत को बचा लिया। भाई तुमने अच्छा मीशत को बचाया। पेट्रोल 150 से उठा के तुमने $250 पे पहुंचा दिया। डॉलर की कीमत कहां चली गई है? तेल के ऊपर ₹175 माफिया वसूल कर रहा है आवाम से 1 लीटर के ऊपर। ये इनके दौर में हो रहा है ना। बिजली की कीमत इन्होंने 4 गुना बढ़ा दी है। गैस की कीमत इन्होंने लगभग 10 गुना बढ़ा दी है। पाकिस्तान में हर चीज की कीमत को इन्होंने पर लगा दी है और ये कह रहे हैं इन्होंने मईशत को बचा लिया। इन्होंने आम आदमी को नचोड़ के रख दिया है सिर्फ पाकिस्तान को एक एक लाइन से बचाने के लिए कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका नहीं है। सारी जस्ट दुनिया का कर्जा लेकर इन्होंने अपने कौमी खजाने के अंदर रखा हुआ है। अवाम को रोजाना की बुनियाद पर ये निचोड़ रहे हैं। आधी पाकिस्तान की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। ये इन बेशर्मों ने किया है। और ये उठ के टिले मुंह से कह देते हैं जनाब अपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। और डिफॉल्ट पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। हर आदमी की घर की इकोनॉमी तबाह हो गई है। और इनके मौजे मौजे जजों को कल इन्होंने मुराद दी है। हम्म कौन कौन सी मुराद नहीं दी? अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में थोड़े दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि उन्हें खुद ये फैसला करने का हक दे दिया कि आप डिसाइड कर लें अपने टीएडीए और अपने जो अलाउंस है आप खुद तय कर लें अपने। अंदाजा करें आप अपनी तनख्वाह मौजे किसकी लगी है। सर आप देखें, स्पीकर, चेयरमैन जी। सेनेट तनख्वाहों में कई गुना इजाफा। आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं तनख्वाहों में इजाफा।
सूबाई मुद्रा और वफाकी मुद्रा तनख्वाहों में इजाफा, इनकी अपनी मुराद, इनकी अपनी तनख्वाहों में जजों की मौजें, ब्यूरोक्रेसी की मौजें, एस्टेब्लिशमेंट की मौजें, फील्ड मार्शल का उहदा मिल गया यार। इन्होंने एक क्लास है जिसके अंदर लगभग आप समझ लें चंद हजार लोग हैं, ये पाकिस्तान इनको डिलीवर कर रहा है, और जो बाकी 25 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं उनको ये कुचलते जा रहे हैं, कुचलते जा रहे हैं, कुचलते जा रहे हैं। अब इंतजार सिर्फ उस वक्त का है जब कीड़े मकोड़े इकट्ठे होकर ये बताएंगे कि ये मुल्क हमारा है, सिर्फ उस वक्त का इंतजार हो। इमरान साहब, जो आपने इससे पहले वादी तीरा की भी जिक्र किया, हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि जमीनों के नीचे खदानें, और ये हम निकालेंगे, देगचे सोने भरे हुए हैं सोने से, और वही बेचेंगे अमेरिका को, और कोई चीज नजर नहीं आ रही। सर ये बताएं कि जो अदा सैयद की, मैं आपका रिकॉर्ड भी आपसे बात कर रहा था, कि क्या वाकईतन जियोलॉजिस्ट आए हैं और उन्होंने जमीन की मैपिंग की है, उन्होंने कोई एक्सरे वगैरह किए हैं, और उन्हें पता है कि कितना तखमीना लगाया उन्होंने कि कितने नीचे मौजूद है मिनरल्स और मदनियात? देखिए, फाइनल कोई चीज करने के लिए कोई आया हो तो आया हो, लेकिन मैं शाह साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो कि हाँ। उनको एक दो खबरें बड़ी गलत फीड की गई पिछले दिनों, और वो जिसने की है मुझे उस आदमी का आइडिया भी हो गया, और उसने एक और शख्स के बुक्स में ये सारा कुछ किया है, और है तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा सुर्खैल है, लेकिन वो गलत खबरें फैला भी रहा था और अपनी ख्वाहिशात को खबर बना भी रहा था। तो मैं एक चीज बताऊं, शाह साहब की बात का एक हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे मादनियात उन पे अमेरिका की नजर है, और अमेरिका उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, और उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस उनके पास है। लेकिन अब मैं आपको कुछ और चीज बताने वाला हूँ जो बड़ी खतरनाक। मैंने शिकार खेलना जो ज्यादा शुरू किया ना, जंगलों में दूर जाना शुरू किया, वो मैंने शुरू किया 2013-14। तो उन दिनों में क्योंकि मेरे पास फिजिकल कैपेसिटी बहुत थी, मैं रोजाना जो है वो जॉगिंग करता था, पहाड़ चढ़ता था, तो मुझे बहुत दूर दूर इलाकों में मैंने शिकार खेला पैदल। और हम जंगलों में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर भी चले जाते थे, पैदल चले जाते थे 2 दिन की वॉक में। तो मैंने बेशुमार इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के जहां पे जमीन में बाकायदा एक लंबी सिल होती है, वो मैंने गड़ी हुई देखी, और उनके ऊपर वाले एरिया पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे उस जगह के, कि ये जगह इस जगह पे है, और उसके ऊपर एक नंबर भी लिखा हुआ था। तो मैं वहां पे क्योंकि मकामी लोग भी बात होते हैं आपके साथ जब आप शिकार खेल रहे होते हैं, तो एक दो जगह पे मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या है, क्योंकि ये चीज मैंने खैबर पख्तूनख्वा में भी दूर दराज इलाकों में देखी है, और यही चीज मैंने सॉल्ट रेंज में भी देखी है, जो आपकी सॉल्ट रेंज है पंजाब में। जी जी। और यही चीज मैंने कहीं जनूबी पंजाब के इलाकों में भी शायद देखी है, मुझे याद पड़ता है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा चाइनीज जब आए थे ना, तो वो यहाँ पे चेक करते थे, मशीनें लेकर आते थे, और उन्होंने ये यहाँ पे लगा दिया। वो काफी वजनी है, वो आप हाथ से निकाल के फेंक नहीं सकते, बड़ी मशीन आपको चाहिए अगर आपने निकाल के उसको फेंकना है। लेकिन इन सारी जगहों का जियोलॉजिकल सर्वे परवेज मुशर्रफ के दौर में चाइनीज कंपनियां करके जा चुकी है। चाइनीज को एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान में किस किस जगह पे क्या क्या जमीन के अंदर दफन है। दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि सुराग ये ऐसे नहीं होता कि अचानक कहीं से कोई चीज निकल आती है, इसका एक पैटर्न होता है जमीन के अंदर जितनी मादनियात होती है। जैसे एक टैथॉन बेल्ट है, ये बेल्ट शुरू हो जाती है, वो ऊपर से तुर्की वाली साइड से, ईरान से होती होती कई मुल्कों से गुजरती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये दाखिल हो जाती है, हिमालय से ऊपर को ये जाती है, इसको टैथॉन बेल्ट कहते हैं। इस पूरी बेल्ट के ऊपर खास तरह के मिनरल्स मौजूद है। तो ये जो जमीन के अंदर पूरा एक सिस्टम है ना, ये मादनियात सिस्टम के तहत पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि अचानक कहीं से सोना निकल आया, अचानक कहीं से कॉपर निकल आया, नहीं। इस तरह तो पूरी दुनिया को आप छानते फिरेंगे। तो आप उसी जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं, और वहां पे जाके आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, या वहां पे जाके आप खोज लगाते हैं जहां पे आपको अंदाजा होता है कि यहां पे ये चीज होनी चाहिए। तो ये सर्विस पाकिस्तान में हो चुके हैं, चाइना ने किए हैं। अब तो अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजीज हैं कि वो सैटेलाइट के थ्रू बहुत सारी चीजें हासिल कर लेता है, और उसके पास जियोलॉजिकल सर्वे करने के लेटेस्ट टूल्स हैं कि जमीन पे आए बगैर भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन जिस मुल्क के अंदर आपके पास अपने इतने सारे गुलाम हो, उस मुल्क में आपको प्रैक्टिकली आगे खज्जल खुआर होने की जरूरत नहीं होती। देखिए ना, जब इन्होंने उसामा बिन लादेन को मारना था पाकिस्तान में, तो अमेरिकन सिर्फ एंड में मारने आए थे। हाँ। वो अमेरिकन कोई आपकी गलियों के अंदर यहाँ पे कोई डेविड, कोई मार्शल, या कोई इस तरह के लोग आपकी गलियों में फिर के उसामा बिन लादेन को नहीं ढूंढ रहे थे। यू राइट। यहाँ पे जो काम कर रहे थे वो पाकिस्तानी कर रहे थे ना, पाकिस्तानियों ने मदद की है ना। इनको मिली आईएसआई से, बकौल डिफरेंट सोर्सेज के, आईएसआई ने इनको टिप दी कि जी लादेन यहाँ पे है। फिर इन्होंने अपना बंदा इंडक्ट किया, वो डॉक्टर जो था जी। आफ्ती, उसको इंडक्ट किया, उसके जरिए से फिर करते 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 ये पहुंचे, और इन्होंने आके फर्जी ऑपरेशन कर दिया। अब पाकिस्तान में आकर उन्होंने कोई मगनातीस लेके तो लोहा नहीं ढूंढना अमेरिकन से, या मशीनों के साथ आकर तो उन्होंने यहाँ पे नहीं करना। इनको तो देखे ना, अभी पिछले दिनों से लोहा या तांबा या सोना या रेयर अर्थ मिनरल्स, एक्चुअली जो अमेरिकन है ना वो पीछे पड़े हुए हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के। अमेरिकन साइंटिस्ट और जो चाइनीज साइंटिस्ट हैं वो दुनिया से कई साल आगे हैं। आपको अभी तक इन मिनरल्स के बारे में पता ही नहीं है, आम दुनिया जानती नहीं है कि फ्यूचर में ये मिनरल्स क्या काम आएंगे, और किस किस तरह की चीजों में इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनका इस्तेमाल क्या होगा मुस्तकबिल में। तो जिन ममालिक को पता है वो तेजी से इनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, वो तेजी से इनको उठाकर लेकर जाना चाहते हैं।
अफगानिस्तान की लड़ाई हो गई, ये कुछ सेंट्रल एशिया में भी है, ज्यादा इधर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, आपके कबायली इलाकों में, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो अमेरिका की इन पे नजर है, जैसा कि यूक्रेन में भी है, वहां पे भी अमेरिका की नजर है कि वहां से भी उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स और दीगर चीजें उन्होंने अमेरिका ने उठानी है, वो उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। उन्होंने जेलेंस्की को बहुत दीवार के साथ लगाया, जो ट्रंप ने उसके साथ किया वो आपके सामने था। तो हाँ। अमेरिकन को यहां पे बेच कौन रहा, इसको इसकी इसकी बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है ना। आसिम मुनीर साहब ने ऑफर किया और बाकी लोगों ने ऑफर किया कि जनाब हमारे पास ये मादनियात पड़ी है, ये मादनियात बराए फरोख्त हैं, अमेरिका आ जाए, हम उसे खुश करने के लिए ये मादनियात भी देने को तैयार है। और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर जो है, एक जो बड़ा फैक्टर है वो इमरान खान, जो रुकावट है वो इमरान खान है। वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि उनका 70 साल रिजीम खतरे में है। अगर इमरान खान बाहर आकर इसी नुक्ता नजर के साथ जो उसका इस वक्त जेल में है वो अपनी सियासत जारी रखता है, तो उनका 70 साल रिजीम जो है वो उसका एक तसलसल टूट जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। लिहाजा इमरान खान को हटाना या इमरान खान को इररेलेवेंट रखना या उसको जेल के अंदर रखना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, और इसके लिए वो किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार है। अब कबायली इलाकों में हो क्या रहा, मैं यहां पे था सौरभ भाई, लास्ट ईयर मैं हज पे जाना चाहता था, तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता था बार बार। हम्म। एक वकील साहब आए, उनके पास एक थैली थी ऐसे पकड़ी हुई थी उन्होंने। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान साहब आपको अपने दुश्मन से मिलाऊं, आपको अपना दुश्मन दिखाऊं। मैंने कहा जी कौन है आपका दुश्मन? उन्होंने वो थैली खोली तो उसके अंदर पत्थर पड़े हुए थे मुख्तलिफ किस्म के। उन्होंने कहा जी इमरान साहब ये है मेरा दुश्मन, इसकी वजह से मुझे तालिबान भी मारते हैं, इसकी वजह से मुझे फौज भी मारती है, और ये दोनों चाहते हैं कि हम अपना इलाका छोड़कर चले जाएं और ये दोनों मिलकर इसके अंदर से अपना हिस्सा निकालें। मैंने कहा दोनों मिलकर क्या मतलब? उसने कहा खान साहब आप बड़े सादा आदमी हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप इतने अरसे से सहाफत कर रहे हैं, हर गाड़ी पे हमला होता है, मादनियात वाली गाड़ी पे हमला नहीं होता, ना तालिबान हमला करते हैं ना फौज हमला करती है। जो मादनियात वाली गाड़ी है वो बाहिफाजत पहुंच जाती है, जो डॉलर दे रहे होते हैं उनके पास। इस गाड़ी को कोई नहीं रोकता है। आपको पता है इस गाड़ी को क्यों नहीं रोकते? मैंने कहा जी क्यों नहीं रोकते? कहते जी वो सबसे सौदा करते हैं, जो सबके आता है। क्या मतलब? उन्होंने कहा जी ये एस्टेब्लिशमेंट को अलग सौदा करते हैं, तालिबान को अलग सौदा करते हैं, बल्कि इनके यहाँ पे ब्रोकर बैठे हुए हैं जो सबको राजी रखते हैं, और सब जो है वो इनके साथ खुश रहते हैं। सिर्फ ये सौदा नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की आवाम से नहीं कर सकते, तो लिहाजा जो दहशतगर्द है और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये मिलकर वहां पे बदअमनी पैदा करके वहां से मुकामी लोगों को निकालते हैं। ये उस आदमी ने मुझे बताया, वो जो वकील आया था मुझे मिलने के लिए, उसने मुझे ये पूरी कहानी, पहली मतलब मैंने उससे ये बात सुनी थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा खेल है, ये बड़ा अजीब गेम है। उसने कहा भाईजान आपको पता ही नहीं है, ये खरबों डॉलर के हैं मिनरल्स, हम अपने इलाके में रहेंगे तो हम इसमें हिस्सा मांगेंगे, ये हमें वहां से निकाल देते हैं, जब हम इलाका खाली कर देंगे तो वहां पे ट्रक आ जाएंगे, ये रोजाना एक दूसरे के ऊपर माटर गोले फेंकेंगे, एक दूसरे के साथ फायरिंग करेंगे, और अक्सर आपको शहादतों की और दूसरी चीजों की इतलात भी आएगी। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में आपको कभी भी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मादनियात ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर मारा गया। कहता कभी आप ये नहीं सुनेंगे। ये आपस में वो कह रहा है जी खाना चंगी लगी रहेगी, लेकिन ये मादनियात ले जाने वाली गाड़ी को दोनों तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी। एम्बुलेंस के ऊपर हमला कर सकते हैं, बाकी चीजों के ऊपर हमला कर सकते हैं, इस गाड़ी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और फिर उसने मुझे एक और बात, उसने कहा जब भी कभी इनकी कोई बड़ी लड़ाई हो तो समझ जाए किसी बड़े मफाद के लिए हो रही है और कोई वजह नहीं। ये बड़ी खौफनाक एनालिसिस है, बड़ी 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 ये मुझे खौफनाक। उन्होंने बताया, मैं बता रहा हूँ, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील साहब खड़े थे, उन्होंने मुझे सारी बात बताई। मैंने उनसे सुनी, मुझे उस वक्त मैं जैसे मैंने सुनी मैंने एज इट इज आपको बताई है। और चले आज शाहजादा गुलजार यही बात कर रही है, आज मुराद सईद यही बात कर रहा है, आज जुनेद अकबर यही बात कर रहा है, आज एमल वली खान यही बात कर रहा है, आज जो है वो मौलाना फजल रहमान, हालांकि वो इस खेल का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, शायद उनके साथ भी हिस्सा तय हो गया, आज वो भी वही यही बात करते हैं। सेनेटर मुश्ताक क्या बात कर रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। मंजूर पश्तीन क्या बात करता है, वो भी यही बात कर रहा है। कबायली सारे क्या बात कर रहे हैं, मार्क बलोच क्या कह रही है, वो भी यही बात कर रही है। आज पाकिस्तान का हर वो तबका जो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट नहीं है, सारे एक ही बात कर रहे हैं। इमरान साहब, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान है, ये मामला फिर खत्म कहां पर जाकर होगा, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा? ये और दूसरा, जिस रीजन की आप बातचीत कर रहे हैं वहां पर एक जो रिप्रेजेंटेशन है तहरीक इंसाफ की है, पीटीआई की है, अगर गणपुर को गिरा दिया जाता है तो ये तो और ज्यादा फ्यूल किया जाएगा वहां की जो पॉलिटिकल सूरत और बाकी जो सूरत वहां पर बन रही है। देखिए गंडापुर को अगर गिरा देगा तो गंडापुर का फायदा ही होगा। गंडापुर की सियासत उन्होंने खुद ही बाढ़ ली अपने हाथों से, अपने पांव के उन्होंने कुल्हाड़े मारे बार बार, और अपनी सियासत को उन्होंने तबाह कर लिया। अब वो कभी कभी सख्त बयान देके कोशिश करते हैं रेलिवेंट होने की अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी के अंदर लोग उनसे नाराज हैं। और गंडापुर जो है ना वो अवामी आदमी है, उसको आइडिया है इस बात का कि उसने कितना डैमेज किया अपने आप को। अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे जिनमें गंडापुर गया है 26 नवंबर के बाद, हाँ, आप उनमें मुझे कोई भी एक काबिल जिक्र जलसा बताएं जो आपको लगे कि ये वैसे ही जलसा है कोई जैसा नहीं। तहरीक इंसाफ का हो। एक भी नहीं है ना। तो गंडापुर को पब्लिक में जब जाता है ना, पब्लिक का आदमी, उसको आइडिया हो जाता है। फिर गंडापुर को उसके इलाके से रिपोर्ट बहुत ठीक आती है, क्योंकि उनका एक भाई बहुत समझदार है, उमर उमर अमीन गंडापुर, वो क्योंकि जमीन पे बैठने वाला आदमी है और वो लोगों के साथ उसने अपने आप को जोड़ा हुआ है,
और वो सबके साथ राब्ते में भी रहता है। और डीए खान में क्या मकबूलियत है और बात कहाँ को जा रही है, मेरे ख्याल में ये भी उसने गंडापुर को जरूर उन्होंने बताया होगा। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, गंडापुर के मुंह से निकल गया था एक चैलेंज कि फजल रहमान जो है वो इस्तीफा दे, मेरा भाई इस्तीफा देता है तो उसके साथ आके इलेक्शन लड़ दे। तो फजल रहमान के छोटे भाई ने चैलेंज कबूल किया था, तो उसके बाद से गंडापुर साहब के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें यह बताया गया है कि ऐसा तजर्बा करने का इस वक्त सोचना भी मत, लोग आपसे बदला ले लेंगे। तो ये जो इमरान खान वाला मामला है, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा सर? ये इसमें ना देखें, एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है इमरान खान से। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से नफरत करती थी, गुस्से में रहती थी, लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है। तो इन्हें आइडिया नहीं है कि अब करना क्या है। इनके पास कोई प्लान नहीं है इमरान खान को छोड़ने का। इनके पास जो आखिरी प्लान था वो यही था कि मुझे इमरान खान ने एक दिन कहा था कि इमरान ये फाइनली क्या करेंगे, ये आखिर तक चले जाएं, इनके बाद आखिरी प्लान क्या हो। मैंने कहा जी आपको गिरफ्तार करेंगे। मेरे दिमाग में यही चल रहा था उस वक्त। हम और भी लोग थे वहां पे। खान साहब ने कहा कि इनका आखिरी प्लान ये है कि ये मुझे गिरफ्तार करें, उसके बाद इन्हें कुछ नहीं पता कि ये क्या करें। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि क्या करना। बात यह है कि ये इन बेवकूफों ने, इनका आखिरी हथियार ये था बोटी खोपड़ी का कि इमरान खान को गिरफ्तार कर देंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। तो मसला तो खड़ा ही उसके बाद हुआ, और अब इमरान खान गिरफ्तार है, इनके पास कोई मंसूबा नहीं है उसको छोड़ने का। ये कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी किसी की गारंटी। कोई आदमी इमरान खान से ये गारंटी इनको लेकर दे ही नहीं पा रहा, लेकर ही नहीं दे पा रहा कोई आदमी ये गारंटी कि इमरान खान इनके लिए कोई गुंजाइश छोड़ेगा या इनकी गलत बातों को तस्लीम कर दे। अगर इमरान खान देखे कंप्रोमाइज कर देता है तो फिर इमरान खान की सियासत वो तो नहीं रहेगी ना जो इस वक्त है। हम्म। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बार बार ऐसा लगता है जब मैं इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स को पढ़ता हूं, इनकी पार्टी को देखकर मुझे लगता है कि अभी पॉलिटिक्स बाकी है, अभी सियासत बाकी है। ठीक। लेकिन जब मैं इमरान खान का स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये सियासत से आगे का मामला है। इमरान खान जो है वो अब तारीख बनाना चाहता है और तारीख लिखना चाहता है। वो अब मुल्की सियासत के अंदर वो उस तरह नहीं देख रहा, उस तरह नहीं सोच रहा जैसे इनकी शायद बाकी पॉलिटिकल पार्टी देख रही है, सोच रही है। इमरान खान इनके हाथों रुसवा नहीं होगा। वो सारी जिंदगी हीरो की तरह जिया है, वो हीरो की तरह ही रहना चाहेगा जब तक वो इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। और देखें, ये तो फिर अगर इमरान खान हीरो की तरह जिया और इसी स्टेटस के साथ इमरान खान ने अपनी बाकी जिंदगी गुजार ली, तो एक दिन सबने मर जाना है। लेकिन इमरान खान अपनी जिंदगी को तारीख के अंदर लंबा लिख जाए। यानी खान इस वक्त नेल्सन मंडेला की लेगेसी देख रहा है। नेल्सन मंडेला की जो कैद थी यार वो और तरह की थी। मैंने उसकी किताब पढ़ी है, आई एम मंडेला में, आजकल उसको पढ़ रहा हूँ, काफी मैंने पढ़ ली है। और उसके हालातों वाकयात मुख्तलिफ थे, आप उसके साथ इसका मवाजना नहीं कर सकते। मंडेला को जो है वो बहुत सारी चीजों की ऐसों की सहूलत थी जो इमरान खान को नहीं है। मंडेला ने कुछ ऐसी मुश्किलात देखी है जो इमरान खान ने नहीं देखी। इमरान खान ने कुछ ऐसी चीजें देखी है जो मंडेला ने नहीं देखी। फिर मंडेला की शख्सियत के अंदर एक लचक थी बहुत सारी चीजों को लेकर। हम्म। अब इमरान खान की शख्सियत के अंदर वो नहीं है। ये बहुत सख्त आदमी है। मंडेला की कैद बिलाशुबा बहुत लंबी थी। अभी एक मंडेला से लंबी कैद काट के फ्रांस से एक शख्स आया जो गजा के लिए लड़ रहा था, जो फलस्तीनियों के हक के लिए लड़ रहा था। 40 साल उसने कैद काटी है फ्रांस में। जी। इंडिया की कैद में इस वक्त एक कैदी है जिसको लगभग 33 साल हो गए हैं कैद के अंदर। आपा है आसिया अंद्राबी, उनके शौहर, हम्म। उनको गालिबन अब कोई होने वाले 33-34 साल उनको हो गए हैं। वो अभी तक कैद के अंदर है। तो मंडेला से लंबी लोगों ने कैदें काटी है। मंडेला जरा हाईलाइट ज्यादा हो गए। मंडेला से बहुत मुश्किल कैदें लोगों ने काटी है, 4-4 5। अभी ये हसीना वाजिद के दौर का एक बंदा छूट कर बाहर आया, वो कई साल तक लापता था जबरी तौर पर। हम्म। तो वो मेरे ख्याल में उसकी कैद नेल्सन मंडेला की कैद से बहुत मुश्किल थी। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर जबरी तौर पे लापता अफराद हैं, जो कई कई साल से लापता है, अगर वो जिंदा है तो उनकी जिंदगी नेल्सन मंडेला की जिंदगी से बहुत मुश्किल है। यानी मैं आपको सीरियसली ये बताता हूं कि आपको अगर कोई एक साल भी, ये मुझे शामी साहब ने इसको एडमिट किया मेरे घर आके, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी ये कहा था कि इमरान साहब जो कैद तन्हाई वाली होती है ना, जो एजेंसियां आपको एक छोटे से डार्क सेल में फेंक देती हैं और फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं पूछती, कोई कानून आप पे लागू नहीं होता, कोई आपसे बात नहीं करता, दिन रात का आपको पता नहीं होता, टाइम का आपको पता नहीं होता, बाहर आपको ये पता नहीं होता कि कौन है कौन नहीं है, किसकी हुकूमत है, कौन सा दिन है, कौन क्या कर रहा है, आपकी फैमिली है या नहीं है, आपके बारे में बाहर क्या मालूमात है। जब आपको कुछ पता नहीं होता तो ये दुनिया की खौफनाक तरीन कैद है, बड़ी अजियतनाक। मैं शराबी ज्यादा आपको नहीं बताता, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज बताता हूँ कि मैं वहां ये भी आवाज देता रहा हूँ कि यार कोई आओ तो सही, कोई मारने ही आ जाओ, कोई आओ तो सही, बात तो करो, मारने के लिए ही आ जाओ और मार के बहाने ही बात कर लो। ये मुझे आसान लगता था मार खाना, एज कंपेयर टू यहाँ पे अकेले पड़े रहना 20-20 दिन। जब आप किसी आदमी की शक्ल नहीं सुनते, आवाज नहीं सुनते, और एक अंधेरे में आप बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी में आप एक साइड पे पड़े रहते, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो नेल्सन मंडेला की कैद से ज्यादा मुश्किल कैदें लोगों ने पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में
और बहुत सारे मुल्कों में काटती है। जो अबू गरीब जेल थी और जो एक गुआंटानामो बे है, इसके अंदर जो लोग कैदी हैं या कैद के अंदर जो मौजूद रहे, उन लोगों की कैद के सामने नेल्सन मंडेला की कैद जो है वो टके टोकरी है, कुछ भी नहीं थी वो कैद। आफिया सिद्दीकी की कैद के सामने नेल्सन मंडेला की कैद कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं कि नेल्सन इसका नाम नहीं है। जिस मिशनरी स्कूल में इसको दाखिला दिया गया था ना, उस स्कूल वालों ने इसके नाम के साथ ये नेल्सन रख दिया था। मंडेला इसके दादा का नाम था, इसका अपना नाम बड़ा अजीब सा, मुझे भी याद आ जाएगा। तो ये उसका नाम भी दिया हुआ था उन्हीं का जिन्होंने उसके साथ ये सारा कुछ किया। तो ठीक है, आपने आपने बड़ा बड़ा अच्छे से बयान किया। वो लास्ट कमेंट सर, हल क्या है? यानी हम पाकिस्तान में सर थक गए हैं सड़कों पर रिपोर्ट करके, मीडिया देख के, आपके व्लॉग्स देख के, सबको रिपोर्ट। सोल्यूशन क्या है? हल कैसे निकलेगा? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम के सामने और उनकी ख्वाहिश के सामने सरेंडर कर, वन लाइनर। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई हल नहीं। इसके अलावा लड़ाई है, लड़ते जाएगा। हो सकता है आप आज जीत जाएं, कल जीत जाएं, परसों जीत जाएं, एक दिन आवाम जीतेगी और आपकी वो लितरॉल करेगी कि आप सारी जिंदगी